गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की कक्षा 6 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन, तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। ये हम आज जो है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति और विदेशियों से संपर्क के व्यवहार जानेंगे। जैसे मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कण्व वंश, आइए कण्व वंश के बारे में जानें। अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। सातवाहन वंश, आइए अब सातवाहन वंश के बारे में जानें। सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इस वंश के जो शासक थे वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। जैसे आप यहाँ देखिए, आपको कार्ले का चैत्य का भीतरी दृश्य दिखाया गया है। जो चैत्य थे वो बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है और ईसाई में चर्च होते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में जो है चैत्यों का निर्माण हुआ और चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पंजाब में शाकल, आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पहलव पार्थियाई ईरान से भारत में आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलवों के बाद कुषाण आए। अब देखिए, पहलवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वह इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत को भी आयोजित करवाया था। पारस्परिक आदान प्रदान, तकनीकी, भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। देखिए, भारतीयों ने
हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना और चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं की चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर व स्पष्ट थी। यहाँ आपको कुषाण कालीन सोने का सिक्का भी दिखाया गया है और चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का भी दिखाया गया है, जिसपे कुछ जो है चित्र भी बने हुए हैं। इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्कों में इस प्रकार ये किस प्रकार और कितने भिन्न है। देखिए, दोनों आज के सिक्के और उस समय के सिक्के कुषाण कालीन सिक्कों में अगर आप तुलना करेंगे तो कुषाण कालीन सिक्के जो है ज्यादा स्वर्ण से बने होते थे और चांदी से बने होते थे। पहनावा, शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट शेरवानी को प्रचलन में लाए। अब ये व्यापार कैसे करते थे, हम यहाँ व्यापार के बारे में देखें। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर आधुनिक कांजीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये आप देख रहे हैं कि मानचित्र, जैसे यहाँ एक मानचित्र दिखाया गया है जो आप रेड से एक लाइन खींची गई है जिसमें रेशम मार्ग है। ये आपके कश्मीर से होते हुए, ये आप देखिए कि सीधे इसकी चोटी अफगानिस्तान से होते हुए ये जो है मंगोलिया आप देख रहे हैं। यहाँ रेशम का एक संकेत के माध्यम से दिखाया गया है कि आप नक्शे में इसे देख सकते हैं कि भारत किस तरह से यहाँ दिखाया गया है आपको, और उसके चोटी पर जो है आप देखिए कि एक लकीर खींची गई है, रेड लाइन, वो जो है संकेत करता है कि रेशम मार्ग था। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नामों से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से सीखा। जो आज हम जो है दिनों के नाम देखते हैं, रवि, सोम, मंगल और शनि, उस समय जो है यूनानियों ने सप्ताह के दिन को सूर्य और चंद्रमा ग्रहों से जो है जोड़ करके बनाया। यूनानी औषध पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 600 से ज्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अब ये तो आपने देखा कि उस जमाने में, उस समय जो है चरक संहिता जो थी विश्वविख्यात थी। और आज हम जो मूर्ति कला के बारे में देखें और पढ़ें, कुषाण काल की कला की दो प्रमुख केंद्र मथुरा एवं गांधार थे। उस समय मथुरा और गांधार जो कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति कला के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इसके पहले जो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, बुद्ध जी की, वो नहीं बनाई जाती थी, लेकिन सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ चित्र भी देख रहे हैं और मूर्ति भी आपके मतलब है समक्ष। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभामंडल तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। ये आप मूर्तियों को देख सकते हैं। अब आइए हम राज्य व्यवस्था कैसी थी उस समय। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। जो देवत्व की भावना थी वो शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। शाहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। शाहानुशाही जो शब्द है वो कुषाणों की, या ये पद जो था वो कुषाणों की देन है। अब उन्होंने भारत से क्या सीखा?
विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ की धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को ही आदर्श माना गया है। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। आइए कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक बिम कैटफिशस ने जारी किए। कुषाण राजाओं ने उच्च कोट की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।